Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने अल्फ़ा डीके यानी अल्फ़ा क्षय के बारे में बात करी थी, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बीटा क्षय यानी बीटा डीके के बारे में कि बीटा क्षय बेसिकली क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और जब बीटा क्षय होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, क्योंकि जितना भी वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर होता है उस सभी का PDF कंटेंट आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो आप अपना फेयर काम बड़ी इजीली कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन बीटा डीके के साथ। तो हमारा टॉपिक है बीटा डीके यानी कि बीटा क्षय। देखिए बीटा क्षय बेसिकली क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से किसी इलेक्ट्रॉन या किसी एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं इसका उत्सर्जन हो तो इस घटना को हम बीटा क्षय कहते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होना बीटा क्षय कहलाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम बीटा क्षय कहते हैं। पहले हम इसको डेफिनेशन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे चर्चा करते हैं। बीटा क्षय बेसिकली क्या, किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, मैं पूरा लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को E- या पॉजिट्रॉन को E+ से लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है E+। किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होना बीटा क्षय कहलाता है। ठीक है, बीटा क्षय कहलाता है। अब यहाँ पे हम हालांकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा क्षय दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव बीटा डीके, एक होता है नेगेटिव बीटा क्षय। तो एक तो होता है ऋणात्मक बीटा क्षय, एक होता है धनात्मक बीटा क्षय। ऋणात्मक बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, और धनात्मक बीटा क्षय में पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है और इसके साथ एक न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो बीटा क्षय दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक बीटा क्षय और एक धनात्मक बीटा क्षय। ऋणात्मक बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो और धनात्मक बीटा क्षय में पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पहले किसके बारे में, ऋणात्मक बीटा क्षय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋणात्मक बीटा क्षय। ऋणात्मक बीटा क्षय या बीटा -डीके भी कहते हैं इसे। देखिए ऋणात्मक बीटा क्षय बेसिकली क्या कि यदि किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से किसी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो इस घटना को हम ऋणात्मक बीटा क्षय कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो जिसे हम न्यू बार से लिखते हैं का उत्सर्जन होना माइनस बीटा क्षय कहलाता है या बीटा माइनस क्षय कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन तो ये हो जाएगी कि किसी भी रेडियोएक्टिव नाभिक से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होना माइनस बीटा क्षय या ऋणात्मक बीटा क्षय कहलाता है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इस प्रोसेस में द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित, द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर A अपरिवर्तित रहती है। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, जबकि परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम किस प्रकार से लिखेंगे
अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखता हूँ तो इक्वेशन में किस प्रकार की होगी, मान लेते हैं हमारे पास कोई रेडियोएक्टिव नाभिक है जो है ZXA, ठीक। तो अगर इसमें से बीटा माइनस क्षय होता है, माइनस बीटा डीके होता है, ऋणात्मक बीटा क्षय होता है, तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, मतलब ये आ जाएगा Z+1। और अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा मतलब ये नया तत्व बनेगा, तो ये आ जाएगा Y। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ये A की A रहेगी, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं 0E1 से, ठीक है, 0E1। और यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी साथ में निकलेगा। साथ ही हम जानते हैं कि जब भी ये प्रोसेस होगी इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज होगी, और उस ऊर्जा को हम डीके एनर्जी यानी कि विघटन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इस ऊर्जा को हम विघटन ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं थोरियम की बात करें। थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 और 234। इसमें से अगर ऋणात्मक बीटा क्षय होता है तो नया तत्व बनता है Pa, जो होता है 91, और ये 234 ही रहता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है यहाँ से, एक एंटी न्यूट्रिनो और साथ में विघटन की उच्च ऊर्जा। ये वाली प्रोसेस कहलाती है ऋणात्मक बीटा क्षय। तो बहुत इजीली हम ये देखते हैं कि परमाणु क्रमांक में तो एक वृद्धि होती है, Z से ये Z+1 हो जाता है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। जब थोरियम से हम पेक्टोनियम की बात करें तो ये बन जाता है 90 से 91, 234 का ये भी 234 रहता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, एक एंटी न्यूट्रिनो और साथ में विघटन की कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, इस प्रोसेस में आवेश संरक्षित रहता है, ठीक है। आवेश किस प्रकार से संरक्षित रह रहा है देख लीजिए। यहाँ पर पहले कितना आवेश है 90, तो यहाँ पर पहले 90 है। यहाँ पर टोटल कितना आवेश है, यहाँ पर आवेश का मान भी कितना है, यहाँ पर आवेश है 91, तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 91 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, मतलब यहाँ पर आवेश संरक्षित है। इसके साथ ही न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी संरक्षित है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स की संख्या 234 है, यहाँ पर भी न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है 234, तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी संरक्षित रहती है और साथ ही संवेग भी संरक्षित रहेगा। अब अगर संवेग संरक्षित रहेगा तो इस स्थिति में होगा क्या कि पूर्व का संवेग जो है वो इसके बाद के संवेग के लगभग क्या आएगा, बराबर आएगा। दिमाग में एक सवाल यहाँ पर ये उठना स्वाभाविक हो जाता है कि सर नाभिक में से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे हो गया, क्योंकि हमने तो ये पढ़ रखा है कि नाभिक में तो केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो नाभिक में से इलेक्ट्रॉन और इस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का उत्सर्जन कैसे हो गया। ठीक समझिए, जब अपन ने 13वें चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था परमाणु भौतिकी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी परमाणु में समस्त धनावेश उसके केंद्र भाग पर केंद्रित होता है, नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वापस उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा होता है तब एक फोटोन उत्सर्जित करता है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमने कहीं पे ये पढ़ा था क्या कि परमाणु में फोटॉन्स होते हैं? नहीं, परमाणु में फोटॉन्स नहीं होते। वो फोटॉन उसी समय बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। ठीक उसी प्रकार नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स या एंटी न्यूट्रिनो नहीं होते हैं, लेकिन जब बीटा क्षय होने वाला होता है, ये बीटा डीके जब हो रहा होता है, उसी समय इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का निर्माण होता है। तो नाभिक में से इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का निकलना जो है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे परमाणु से फोटॉन उत्सर्जित होते हैं। जब बीटा डीके होने वाला होता है, ये प्रोसेस जब होने वाली होती है, उसी समय इस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का निर्माण होता है। अब इस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है गाइस? तो इसमें एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में बदलता है। किसमें बदलता है? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है गाइस? एक्चुअली एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदलता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है, जिससे साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है, और अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ऋणात्मक बीटा क्षय बेसिकली क्या होता है? ऋणात्मक बीटा क्षय में रेडियोएक्टिव नाभिक से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। परमाणु क्रमांक में एक बढ़ोतरी होती है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उत्सर्जित हो रहा है, क्षय के समय ही इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। प्रोसेस में एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो उपलब्ध हो जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एनर्जी की बात करूँ गाइस, किसकी बात करूँ, एनर्जी की, तो विघटन ऊर्जा किस प्रकार से दी जाती है, विघटन ऊर्जा को दिया जाता है डेल्टा mc², क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस क्यों हो रही होगी, स्टेबिलिटी के लिए हो रही होगी। इस नाभिक की स्टेबिलिटी कम है, इस नाभिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ऊर्जा रिलीज करता है। अगर ऊर्जा रिलीज करेगा तो इस नाभिक के पास ऊर्जा क्या रह जाएगी, कम, और ये स्टेबल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम विघटन ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर विघटन ऊर्जा को किस प्रकार से दिया जाएगा, विघटन ऊर्जा Q बराबर आ जाएगी डेल्टा mc² के बराबर, जहाँ पर डेल्टा m किसके बराबर आएगा, द्रव्यमान में क्षति के बराबर। क्लियर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो नाभिक था ये है x और बनने वाला नाभिक क्या है y, और इसके साथ ही क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन। एंटी न्यूट्रिनो बेसिकली क्या होता है, तो देखिए एंटी न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम, द्रव्यमान जो है वो लगभग बहुत कम या अति अल्प होता है। इसका जो आवेश होता है वो शून्य होता है, आवेश शून्य, मतलब इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं, और इसका संसूचन जो है वो बहुत मुश्किल होता है, संसूचन इसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ये भी एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। 1956 में इनका सबसे पहले संसूचन किया गया था, रेंस एंड कोवान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका संसूचन किया था। हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो द्रव्यमान बहुत कम होता है, न के बराबर, इसलिए इसके द्रव्यमान को कहीं कंसिडर नहीं करते। आवेश इसका 0 होता है, इसलिए आवेश इसका कंसिडर नहीं होता है। इसका संसूचन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, जो बाद में 1956 में दो साइंटिस्ट ने किया था। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके विघटन ऊर्जा के बारे में बात करें तो विघटन ऊर्जा आ जाएगी द्रव्यमान में क्षति इंटू c²। तो क्या है, नाभिक पहले था x, उसके बाद बना y और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। तो हम ये मान लेते हैं कि इस x नाभिक का द्रव्यमान जो है वो है mx। x नाभिक का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, इस x नाभिक का द्रव्यमान है mx। इस y नाभिक का द्रव्यमान हम मान लेते हैं my और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं me। तो हमने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी के लिए हमेशा ये द्रव्यमान तो होगा ज़्यादा और इन दोनों के द्रव्यमान का योग होगा कम, तभी तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि ये द्रव्यमान में कमी किस में बदल गई, द्रव्यमान में यही कमी इसकी विघटन ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है। तो यहाँ पर अगर विघटन ऊर्जा की बात करें तो किस प्रकार से निकालेंगे, डेल्टा m का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर डेल्टा m का मान मेरे पास आ जाएगा इस mx नाभिक में से हम my और me को क्या करेंगे, माइनस। तो विघटन ऊर्जा Q बराबर आ जाएगा mx माइनस my और माइनस me और इंटू c का स्क्वायर। क्लियर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, विघटन ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर है गाइस, ये विघटन ऊर्जा आ जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ mx, इन दोनों में माइनस कॉमन है तो ये माइनस कॉमन, ये my और प्लस me और इस पूरे को c² से गुणा कर देंगे। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये मेरे पास केवल नाभिक के द्रव्यमान आए हैं। मुझे अगर पूरे परमाणु के द्रव्यमान के बारे में अगर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँ तो इस इक्वेशन के दोनों साइड हम ZMe से गुणा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड ZMe, मैं इसको रफ कर देता हूँ, दोनों साइड ZMe से गुणा करने पर, से गुणा नहीं करते, ZMe जोड़ने और घटाने का, जोड़ने व घटाने पर। तो इस इक्वेशन में जोड़ने और घटाने पर दोनों साइड ने इक्वेशन में लिख देते हैं। इक्वेशन राइट साइड में, राइट साइड LHS में, राइट साइड में हम ZMe को जोड़ते और घटाते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो विघटन ऊर्जा क्या आ जाएगी, Q इज इक्वल टू mx प्लस माइनस my प्लस me और प्लस ZMe और माइनस ZMe, जोड़ा और घटाया और इनटू में c² ऐसा का ऐसा। यहाँ पर आ जाएगा Q इज इक्वल टू, ये प्लस वाला तो इसके साथ लिख लेता हूँ, तो mx प्लस ZMe ये अलग लिख लिया और माइनस वाले को इसके साथ, तो माइनस ऑलरेडी कॉमन, ये आ जाएगा my प्लस me और प्लस ZMe और इस पूरे के गुणा में आ जाएगा c का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आएगा गाइस,
mx तो था मेरे पास x नाभिक का द्रव्यमान, और उसमें उस नाभिक के जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनका द्रव्यमान जोड़ दूं तो पूरे के पूरे मेरे पास परमाणु का द्रव्यमान आएगा, और उस पूरे परमाणु के द्रव्यमान को हम कैपिटल mx से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? कैपिटल mx। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर पहले हम पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद ही इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा, इस पूरे को हम पूरे परमाणु के द्रव्यमान से लिखेंगे, mx से लिख लिया, माइनस यहाँ देखिए दोनों में me कॉमन है तो मेरे पास आ जाएगा my प्लस यहाँ से me कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस z और इंटू सी का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ देखिए my क्या है? my है इस वाले नाभिक का द्रव्यमान, और z प्लस 1 इंटू me, z प्लस 1 इंटू me, ये मेरे पास क्या है? ये इसी नाभिक के उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान। तो ये पूरे y नाभिक की जगह y परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? q बराबर mx, और इस पूरे को हम क्या लिखेंगे? इस पूरे को हम लिखेंगे माइनस my इंटू सी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आएगा विघटन की ऊर्जा, जहाँ mx क्या है? mx है इस x परमाणु का द्रव्यमान, और my क्या है? इस y परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर? यहाँ पर अभी भी हमने इस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बंधन ऊर्जा को नेग्लेक्ट करा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसमें विघटन ऊर्जा की इक्वेशन गाइस। क्लियर? ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? ये हमने ऋणात्मक बीटा क्षय के बारे में डिस्कस किया। अब ये जो विघटन की ऊर्जा मिलेगी, ये विघटन की ऊर्जा हम बात करें तो यहाँ पर विघटन की ऊर्जा इस नाभिक y, इस इलेक्ट्रॉन और इस एंटी न्यूट्रिनो को मिलेगी। क्लियर? क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि संवेग प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होगा। प्रारंभिक संवेग में ये नाभिक स्थिर है तो प्रारंभिक संवेग 0 है, अंतिम संवेग भी 0 होना चाहिए, मतलब ये सारे पार्टिकल गति करने चाहिए। गति करेंगे और गति करेंगे इस प्रकार की, इनकी जो नेट संवेग आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। बाद में इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि हम क्या देखते हैं कि ये नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो दोनों से भारी होगा। भाई ये नाभिक देखिए, थोरियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 90 है, इससे जो नया नाभिक बना वो 91 है। इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो दोनों हल्के पार्टिकल है इस नाभिक की तुलना में, मतलब ये नाभिक तो न के बराबर मूव करेगा। अधिकांश विघटन ऊर्जा इन दोनों को ही मिलेगी। अधिकांश विघटन ऊर्जा किनको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन और इस एंटी न्यूट्रिनो को मिलेगी, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने बीटा पार्टिकल कहा है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि अधिकांश विघटन ऊर्जा जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो को मिलेगी। इसका मतलब इसकी ऊर्जा जो है वो 0 से लेके Q तक कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी ऊर्जा की वैल्यू जो वेरिएशन होगा वो 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक होगा, और इसी वजह से बीटा पार्टिकल का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है वो कंटिन्यूअस आता है। तो इसको रफ करके मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ गाइस, इस पूरे को हम रफ कर देते हैं। ये ऋणात्मक बीटा क्षय था। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लिखते हैं? अधिकांश, चूंकि y नाभिक का द्रव्यमान जो है, y नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के द्रव्यमान से अधिक है, के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। अतः विघटन ऊर्जा अधिक होने का मतलब ये लगभग स्थिर रहेगा, मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों मूव करेंगे, बीटा पार्टिकल, इसको माइनस बीटा पार्टिकल कहते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों मूव करेंगे। और मूव करेंगे इसका मतलब विघटन ऊर्जा इन दोनों को ही मिलेगी, अर्थात विघटन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन यानी कि हम इसको क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल तथा एंटी न्यूट्रिनो को प्राप्त होती है। और इसी कारण बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 0 से लेके मैक्सिमम Q तक कुछ भी हो सकती है। अर्थात बीटा पार्टिकल की ऊर्जा, बीटा पार्टिकल से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल का हो या इलेक्ट्रॉन का हो एक ही बात है। बीटा पार्टिकल की ऊर्जा 0 से अधिकतम के बीच, अधिकतम के बीच कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और इसी वजह से इसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। इसी कारण इसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम, इसी कारण
इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है गाइस? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस करी कि विघटन ऊर्जा मुख्य रूप से किसको मिलेगी? विघटन ऊर्जा मुख्य रूप से इस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को मिलेगी, क्योंकि ये तो भारी है, ये मूव नहीं करेगा। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल की ऊर्जा 0 से अधिकतम के बीच कुछ भी हो सकती है, और इसी वजह से इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस। अगर हम एनर्जी और बीटा पार्टिकल्स के बीच ग्राफ बनाएं तो ग्राफ किस तरह का प्राप्त होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, और हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कुछ किस प्रकार का प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। ये बीटा पार्टिकल्स की संख्या और ये हमारे पास इसकी ऊर्जा की अपन बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होता है गाइस, जहां पर ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये इन दोनों के बीच ग्राफ है। ग्राफ से स्पष्ट है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे बीटा पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद इसकी गतिज ऊर्जा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर गतिज ऊर्जा का जो बीटा पार्टिकल की संख्या सबसे ज़्यादा होने पर, उसके बाद जैसे जैसे बीटा पार्टिकल की संख्या घटती है वैसे वैसे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है। तो ये गतिज ऊर्जा की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। तो इस पूरे सेशन में हमने केवल ऋणात्मक बीटा डीके पढ़ा कि ऋणात्मक बीटा क्षय बेसिकली क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। इम्पॉर्टेंटली इसमें हमने ये पढ़ा कि इस पूरी प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसी की वजह से इसके द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे धनात्मक बीटा क्षय के बारे में। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।